हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थर्ड चैप्टर स्टूडेंट्स क्लास 10 का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या होता है? वैसे तो लीनियर इक्वेशन हमें सबको पता ही है। हमको लीनियर इक्वेशन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी पावर 2 हो। जैसे हमने कह दिया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये कितने वेरिएबल्स में है? 1 वेरिएबल में। तो अगर हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में चाहिए तो यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल भी कोई हमें लेना पड़ेगा। इस तरीके से 3x प्लस 4y इक्वल टू 2, या इस 2 को हम इधर बुला लें, 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, इस टाइप की। लेकिन अगर पेयर में कोई हमसे बात करे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर का मतलब है ऐसी ही एक और इक्वेशन ले लीजिए, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 या प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन, ये पेयर हो गए, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ठीक है ना। पेयर माने जोड़ा। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है ना। ये यहाँ पर कुछ भी ना दे रखा हो, जिसमें जब कुछ भी नहीं होता है तो वहां 1 होता है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम क्या देखेंगे, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास क्या तरीके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म भी जरा देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन की? हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपने ये देखा ए एक्स प्लस बी वाई, ये एक लीनियर इक्वेशन है ऑफ टू वेरिएबल की है, जहां ए और बी 0 नहीं है। ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0, या ऐसे लिख दें, ए इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक्स हट जाएगा, तो फिर 1 वेरिएबल की हो जाएगी। और अगर बाई बी 0 हो गया तो बाई 0 में चला जाएगा, इंटू होकर 0 हो जाएगा, तो एक्स में एक वेरिएबल में फिर रह जाएगी। तो इस तरीके से 2 वेरिएबल्स की अगर हमें बनानी है तो हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऐसे लेंगे जिसमें ए और बी 0 नहीं है, ए और बी कांस्टेंट है कोई भी, ठीक है। ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम पेयर में देखते हैं। अगर हमें पेयर में राइट करना होता है तो हम कैसे राइट करते हैं लीनियर इक्वेशन पेयर के लिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की, वो भी हम देख लें। सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? वो एक ऐसा पॉइंट होता है एक्स और वाई के लिए जहां पर LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं। जैसे आपने देखा, अगर हम कह दें एक इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अगर x इक्वल टू 2 लेंगे और y इक्वल टू 3 लेंगे, तब हम क्या देखेंगे, 2 प्लस वाई, जब हम x और y की वैल्यू इसमें अप्लाई कर देंगे, 2 प्लस वाई यानी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। अब ये दोनों बराबर है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं 2 एंड 3 या 2 कॉमा 3 इज ए सोल्यूशन, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है।
सोल्यूशन, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है 2,3, ठीक है ना। और अगर ये वैल्यू कुछ और होती, ठीक है, जैसे 3 3 तो 6 आ जाता तो अनइक्वल हो जाते, तब सोल्यूशन नहीं मिल पाता हमको। सोल्यूशन कब मिलता है? जब इक्वेशन की वैल्यूज हम अप्लाई करते हैं और दोनों तरफ बराबर आ जाता है, यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाता है, तब वो इक्वेशन का सोल्यूशन पॉइंट मिल जाता है हमको। स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे चलेंगे इंट्रोडक्शन में। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यहां पर दे रखे हैं हमें, कौन सी लाइंस पैरेलल होती हैं, कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, कैसे हमें पता चलेगा, इस तरीके से वो देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसका सबका यूज आपको आगे एक्सरसाइजेज में मिलेगा, तो पहले से जान लेना जरूरी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एनसीईआरटी पेज नंबर 46 पे देखिए आप। पेज नंबर 46 में कह रहे हैं आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और कंडीशन दे रखी है a1/a2 b1/b2। तो देखिए स्टूडेंट्स, जहां पर ऐसी कंडीशन होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन जहां पर होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब है ये लाइंस इस तरीके से जाएंगी ऐसे, जिनका कोई एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, जैसे 1,1 मिल गया, 2,2 मिल गया, कोई भी पॉइंट मिल गया आपको। इस तरीके से ऐसी लाइंस कैसी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्टिंग है, कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनका सोल्यूशन कितना है? इनका एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है, क्योंकि देखिए सोल्यूशन मिलता कब है कि लाइन कितनी जगह पर आपस में टच करेगी, कितनी जगह पर आपस में टच करेगी। जैसे अगर कोई लाइन एक लाइन को ओवरलैप कर दे बिल्कुल, तो इसका मतलब वो हर जगह टच करेगी, तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई इस तरीके से लाइन जा रही है, एक पॉइंट पे ही क्रॉस करेगी वो, तो उसका केवल एक सोल्यूशन होगा। और अगर इस तरीके से लाइंस चलें पैरेलल एक दूसरे के, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस कभी मिलती ही नहीं। जब आपस में मिलेंगी नहीं तो कोई सोल्यूशन भी नहीं देंगी हमें, ठीक है ना। तो इस कंडीशन पे हम वर्क करेंगे। तो पहली कंडीशन हमारी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या है? 1 सोल्यूशन होता है, इनका एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। ये एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है, यानी कोई एक ऐसा ही पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इनकी वैल्यूज एलएचएस और आरएचएस में सेम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा देख लें, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट क्या होता है? जिस भी इक्वेशन में, पेयर ऑफ इक्वेशंस में हमें एक भी पॉइंट कॉमन मिल जाता है, एक भी पॉइंट आपको मिल जाता है, तो वो कंसिस्टेंट हो जाती है। कैसी हो जाती है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भी देख लीजिए, ठीक है। कंसिस्टेंट क्या है? कंसिस्टेंट वो इक्वेशन है जिसमें कोई भी एक सोल्यूशन हमें मिल जाता है। अब हम सेकेंड देख लें, अगर एक कंडीशन हो हमें इस तरीके से ये आ जाए, जैसे हमें 2 पेयर तो दे ही रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर देंगे। a1/a2 अगर इस तरीके से आए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल्स टू c1/c2, मतलब सारे इक्वल हो जाए, सभी इक्वल हो जाए। मतलब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको दे रखी हो जिसमें सभी इक्वल हो जाए, तब क्या होगा? तो ऐसी जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट कहलाता है, कोइंसिडेंट, ठीक है ना। कोइंसिडेंट में, कोइंसिडेंटली ये क्या होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस ये एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाती हैं। तो अभी हमने आपको बताया, जब एक साथ एक के ऊपर एक ही लाइन जाएगी तो उसका तो हर पॉइंट एक सोल्यूशन है, हर पॉइंट बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। तो इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइटली
फाइनली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और ये भी कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट होगी, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें a1 अपॉन a2, तो ऐसी दो इक्वेशंस जिसमें जब आप एक्सरसाइज इसकी करेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b2 अपॉन b1 अपॉन b2 सॉरी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन जब दे रखी होगी, ये नॉट इक्वल टू, ये मतलब इक्वल नहीं होगा, तब आप क्या कहेंगे, ये कंसिस्टेंट यहां लिखने का मतलब हो जाएगा कि कंसिस्टेंट यहां पर है, तो यहां पर लिख दो ये कंसिस्टेंट भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके लिए है ना, तो यहाँ पर इसके आगे नहीं अच्छा लग रहा। तो ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन ना हो तब क्या होगा कि ये तो दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तब हमारा क्या होगा, तब ये हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल। कैसे, ये इस तरीके से ऐसे जाएंगी, तो इनका कोई भी सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन, है ना, नो सोल्यूशन। और जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो लाइन इनकंसिस्टेंट हो जाती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है। और स्टूडेंट्स अब हम इसमें 3 और पढ़ेंगे मेथड इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वो है हमारे 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग, जिसमें हम अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं जिन मेथड्स के थ्रू इक्वेशंस को। अलजेब्रिक मेथड हो जाते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन। इसको हटा दें, अच्छा ये आप बुक में अच्छे से टेबल दे रखी है, हमने समझाने के उद्देश्य से, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने के उद्देश्य से ये समझा दिया है आपको। आप टेबल अच्छे से बना सकते हैं अपनी बुक से, बहुत अच्छे से दे रखी है, उसमें क्लियरली है, इक्वेशंस भी हैं विद एग्जांपल। मेन उद्देश्य होता है एक्सप्लेन करना, स्टूडेंट्स एक्सप्लेन बच्चे को हो जाए सब कुछ तो वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेता है, समझ में भी आ जाता है उसको कि है क्या यहाँ पर आखिर। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर समझ में आएगा तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखते हैं जो अलजेब्रिक मेथड्स हैं वो क्या है। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्विंग इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का अलजेब्रिक मेथड क्या है, 3 मेथड है हमारे। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर कोई भी एक इक्वेशन ऐसे x प्लस वाई इक्वल टू 2 दे रखी है और दूसरी इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 दे रखी है इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, हम x में या तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरीके से कि ऐसे 1 माना, इसको 2 माना, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 माइनस वाई, ये y उधर भेज दिया, x इक्वल टू 2 माइनस वाई आ गया, x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी, और फिर जो y की वैल्यू आई उसे फिर से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि अगर हमने पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है तो उसे सेकंड में ही पुट करेंगे, क्योंकि अगर सेकंड से निकाली तो फर्स्ट में पुट करेंगे, क्योंकि अगर वहीं से वैल्यू निकाली है वहीं पे डाल देंगे तो फिर हमें वो वैल्यू नहीं मिलेगी, फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें वेरिएबल हमारा कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर हम इसमें डाल दें तो हो जाएगा 2 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2, वो तो अपने आप में एक सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो हमें दूसरे में ही हमेशा डालनी है, क्या डालनी है, वेरिएबल कैंसिल ना हो जाए, इसलिए दूसरी इक्वेशन में, या फिर दूसरे से बनाइए तो पहले में डालनी है उस। लेकिन बाद में जब x की वैल्यू या y की वैल्यू में सेपरेट मिल जाएगी फिर उसे हम चाहे किसी में भी डालें, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड।
इस मेथड में क्या है स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन में जैसे हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन ये है गिवन हमको, तो इनको अगर एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना पड़े तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक नंबर के कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे एक वेरिएबल के, जैसे y के यहां पर पहले से ही बराबर है तो हमने क्या किया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाता है तो ये साइन चेंज कर दो और ये कैंसिल, अब ये कितना बचा, माइनस का 2 में से प्लस का x गया तो माइनस का x बचा, इक्वल टू -1, तो आपने देखा x इक्वल टू 1 आ गया, तो ये x का एक सोल्यूशन आ गया, इसको 1 या 2 में किसी में रखें y का आ जाएगा। तो एलिमिनेट मतलब एक को हमने हटा ही दिया बिल्कुल, वो है एलिमिनेशन। अब तीसरा इसका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। जैसे अगर हमारी, इसका भी फार्मूला हम देख लें कि अगर हमारी कोई इस तरीके से दो इक्वेशन है उनको हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम y को x को छुपा देंगे और ये जो हमारे 2 और 3 दो जो उस तरफ दे रखे हैं इनको हम पहले इधर बुला लें, थोड़ा आसानी रहती है, इससे माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही क्लियर है, अच्छा सवाल है। अब हम इक्वेशन ही यहां पर बदल देंगे, मान लिया हम यहां पर ले लेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब यहां पर क्या करना है, हम इसको पहले भूल जाएंगे, इसका फार्मूला होता है x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ये फॉर्मेट है इस इक्वेशन का, इसको इस सॉल्यूशन को निकालने का। तो हम इसमें क्या करें, x में क्या करते हैं, पहले हम इसको छुपा लेंगे, इनके कोफिशिएंट की आपस में मल्टीप्लाई, यानी b1 c2 फिर माइनस c1 b2, ठीक है ना। y निकालने के लिए हम इसको भूल जाएं तो कितना हो जाएगा, a1 c2, इनकी मल्टीप्लाई a1 c2, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, फिर यहां पर माइनस a1 c2 फिर c1 a2। अब हम कांस्टेंट के लिए c को भूल जाएंगे, a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये कितना सिंपल है ना स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो भी कोई इक्वेशन दे रखी होगी तो उसके कोफिशिएंट राइट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो हमें लग रहा है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जो इस चैप्टर से पहले थोड़ा जरूरी था जान लेना हमें, क्योंकि हम ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे सम्स को। b1 c2 b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1, ये c1 a2 y के लिए तो हम भूल ही जाएंगे, a1 c2, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पर बदल लीजिए, c1 a2 माइनस c2 a1, ये इस तरीके से होगा, c1 a2 माइनस c2 a1, ये अल्टरनेट इस तरीके से क्रॉस वाइज चलता है, ठीक है ना, पहले ऐसे फिर ऐसे। तो ये c1 a2 दूसरे उसमें आ जाएगा, ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर दिया है, x अपॉन b1 c2 की मल्टीप्लाई हो गई, फिर b2 c1 की हो गई, फिर c1 a2 इस तरीके से, ये आपको ऐसे राइट भी कर दीजिए ताकि और क्लियर हो जाए, c1x बाई और ये कांस्टेंट 1। तो यहाँ पर x के लिए है b1, पहले तो हम क्योंकि x में x का कोएफिशिएंट लिखेंगे नहीं, b1 b2 की राइट करेंगे, फिर बीच में c1 c2, फिर a1 a2
और B1 B2, ठीक है ना। तो ये B1 C2 है, पहले B1 C2 हो गया, फिर B2 C1, फिर B2 C1 हो गया, फिर C1 A2, C1 A2 आ गया आपका, C1 A2, फिर C2 A1, C2 A1 आ गया आपका, फिर A1 B2, A1 B2 एंड A2 AB1। अब हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हो गया। तो बहुत सिंपल है, इसको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, केवल आप B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 राइट कर लीजिए। मतलब B1 B2 शुरू किया, B1 B2 पे समाप्त करना है आपको, उसके बाद क्रॉस करते चले जाएंगे, पहले ऊपर से नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा अच्छे से। स्टूडेंट्स जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी हम इसकी पहली एक्सरसाइज लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।